माननीय न्यायालय एक नया प्रोविज़न और एक नया लॉ तभी ओरिजिनेट करता है जब कोई नई समस्या निकल के सामने आती है। हमारे भारतीय समाज में अभी तक जो प्रोविज़न बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूर्ण रूप से लिखित है। इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी समस्या है वो पूर्ण रूप से वर्णित है उसमें, और किस समस्या पे आने पे हम कौन सा उसमें लॉ का प्रोविज़न फॉलो करेंगे, ये सारी तथ्यों को वर्णन करते हुए फिर भी इसके अतिरिक्त भी जो अन्य नई नई समस्या सामने निकल के आती है, तो लॉ को, जुडिशरी को उसको प्रिवेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको सही तरीके उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए समय समय पे नया लॉ और नए जो ग्राउंड हैं वो डिलीवर करते रहते हैं। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो आज के समय में, आज के परिवेश में, क्योंकि जब कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई एक नई घटना घटती है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक नया लॉ, एक नया एक्ट और एक नया कंट्रोलिंग एजेंसी की हमें आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस नए चैनल पे। और अगर जो आपने चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और अगर जो आप हमसे किसी अपने निजी विषय पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम है वो स्क्रीन पे है, आप हमसे संपर्क करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब कोई समस्या सामने निकल के आती है उसको नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, किसी न किसी के माध्यम से उसको एक नया लॉ के जरिए उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की जो घटना है दोबारा ना घटित हो सके, इस तरीके की जो पुनरावृत्ति किसी समाज में ना कारित हो सके। जैसा कि इस तरीके के जो मामले में जो एक तथ्य है मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा। मामला यहाँ पे शुरू होता है जब पति पत्नी के बीच में वो डिवोर्स की जो पिटीशन है पत्नी के द्वारा फाइल किया जाता है। उसमें ये ग्राउंड लिया जाता है कि जो भी ग्राउंड सेक्शन 13 में सेपरेशन और क्रूरल्टी और डिजर्शन के जो ग्राउंड है, उन ग्राउंड के अतिरिक्त भी हमारे संबंध में या हमारे जो रिलेशन में इस तरह का कोई भी ग्राउंड उत्पन्न नहीं है या कोई भी ऐसा एग्जिस्ट में नहीं है जिसके आधार पर अपने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करें। फिर भी वाइफ के द्वारा इस तरीके की पिटीशन फाइल की जाती है और फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मामला पहुंचता है। उच्च न्यायालय भी पिटीशन खारिज कर देती है। और साथ में एक चीज़ को जो भी ग्राउंड उनके रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड की प्ली होती है कि उनकी एक बेटी भी होती है और बेटी के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हस्बैंड की ये प्ली होती है कि अगर जो हम, क्योंकि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी में हमारा बहुत ही आना जाना है, क्योंकि अगर जो इस तरीके से हमारे और वाइफ के बीच में अगर जो डिवोर्स हो जाता है तो सोशली रूप से बेटी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके फ्यूचर को देखते हुए हम दोनों के बीच में डिवोर्स की डिक्री ना पारित की जाए। लेकिन वाइफ का ये कहना होता है कि अगर जो हस्बैंड इतने ही केयरिंग होते हैं तो हमारी 12 साल से जो लड़ाई चल रही है, हम दोनों 12 साल से अलग रह रहे हैं, इस दोनों के बीच में हस्बैंड ने बेटी से एक बार भी संपर्क नहीं किया, एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। अगर जो वो इतने ही हमदर्द थे तो उसको अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी न कभी समय अवश्य निकाल लेना चाहिए था। खैर, मामले को यहीं से भी उनको डिसमिस कर दिया जाता है। वाइफ को डिवोर्स की डिक्री नहीं मिल पाती है। मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुँचता है तो उच्चतम न्यायालय ने एक वर्ड ओरिजिनेट करते हुए इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन मैरिज, एक वर्ड है, इसको ओरिजिनेट करते हुए इस तथ्य को उसमें ये लॉ अप्लाई किया कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी शादी जिसमें कोई इसका औचित्य नहीं है, केवल नाम के ही पति पत्नी रह गए हैं, दोनों में बोलचाल नहीं है, वो अलग अपने घर में रह रहे हैं, वो अपने अलग घर में रह रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं वो अलग से कहीं से रह रहे हैं, तो इस तरीके की ऐसी कोई शादी का होना या ना होना कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो इस तरीके के मैरिज को डिसॉल्व कर देना ही अति आवश्यक होगा है। तो अब इस तरीके से सेक्शन 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, वो किसी भी मामले में किसी भी तरीके को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट के आधार पर कोई भी निर्णय पारित कर सकती है। क्योंकि जुडिशरी का एक मेन मोटिव है, वो है कि समाज को जस्टिस प्रोवाइड करना, समाज में न्याय व्यवस्था और हर एक व्यक्ति के एक अंतिम पायदान पे जो खड़ा हुआ है व्यक्ति, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे समाज में जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी न्याय मिलना अति आवश्यक है। वह भी न्याय का उतना ही अधिकारी है जितना एक अग्रिम व्यक्ति न्याय का पाने का अधिकारी है। इसी के आधार पे आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, वो किसी भी स्थिति में कोई भी लॉ पारित कर सकती है। इसी का हवाला देते हुए, इसी
आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोविज़न दिया, नया वर्ड ओरिजिनेट किया, इसमें अंतर्गत समाज को न्याय देने के लिए उन्होंने कहा इस तरीके की ऐसी शादी का होना या ना होना कोई भी औचित्य नहीं रखता है, तो ऐसी शादी को उसका डिवोर्स दे देना ही अति आवश्यक होगा। अगर जो ये भी तथ्य सामने आया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो पत्नी के जो तथ्य हैं, उनके जो ग्राउंड थे वो भी उन्होंने कंसिडर किए और माना भी कि हस्बैंड की कहीं ना कहीं फॉल्ट अवश्य रही है, वो केवल लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, मामले को उलझा के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि 12 साल उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है कानून की और या और किसी कारण के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 12 सालों के से बीच में हस्बैंड के तौर पे ना दोनों के बीच में कोई भी संबंध स्थापित हुए, ना ही किसी और कारणों के आधार पे दोनों लोग एक दूसरे से मिले। इवन यहाँ तक भी हस्बैंड भी अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और ना ही कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी उनसे लेना देना या उसकी जानकारी लेने के भी प्रयास नहीं किया। और हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने एक ये भी एलिगेशन लगाया कि जो भी उनका जो केयरिंग का जो फंड है, जो उनके जो मेंटेनेंस का खर्च है जो बेटी के द्वारा, वो भी हस्बैंड के द्वारा अदा नहीं किया गया है, वो भी वाइफ के द्वारा या वाइफ के अलावा जो वाइफ के जो मायके वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो वहन किया गया खर्च है, वो किसी भी तरीके से वो हस्बैंड का कोई भी उसमें अंश नहीं इंक्लूड है। इसी के आधार पे हस्बैंड का अच्छा एक चीज़ और कहना था, उनका ग्राउंड ये था कि ये भी तथ्य और ये जो लड़ाई झगड़े की जो शुरुआत हुई, लड़ाई झगड़े की शुरुआत हम दोनों के बीच में तब से हुई जब से जो वाइफ है उनकी सरकारी नौकरी हुई। सरकारी नौकरी में लगने के बाद, क्योंकि उनका कहीं भी कोई तरीके से अकेले उन्होंने सरकारी नौकरी के तौर पे कोई भी प्रयास नहीं किया, उनको सब कुछ बनाने के लिए हस्बैंड का ही योगदान था। वो उनको प्रेरित करते रहे, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होने के बाद भी फिर वाइफ ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर वाइफ ने ये कहने लगी कि हमें अब आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम अपनी बेटी का लालन पालन और उसकी जो केयरिंग, जो फीस है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड अकेले ही कर सकते हैं। तो हस्बैंड का भी कहीं ना कहीं कहना अति आवश्यक था कि इस तरीके के जो तरीके हैं उनमें कहीं ना कहीं वाइफ ने हमको धोखा दिया, इस तरीके के हमके अवहेलना करती रही, क्योंकि हमने उनको कहीं ना कहीं ये कुछ भी नहीं कर सकती थी, हमने उनको प्रोवाइड किया, खर्चा किया, प्रोत्साहन दिया, इसके आधार पे आज वो सरकारी नौकरी में है। और जब वो सरकारी नौकरी में है तो उनको ये प्रतीत होता है कि अब हमें हस्बैंड की आवश्यकता ही बिल्कुल नहीं है, जिसके फलस्वरूप आज के जो दोनों के मध्य में जो दाम्पत्य जीवन है वो इस स्थिति में आके पहुंच सका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के पक्षों को देखते हुए और भविष्य में इस तरीके की घटना ना भी कारित हो सके तो इसके आधार पे अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए दोनों के मध्य में तलाक यानी कि डिवोर्स की डिक्री पारित कर दिया, जिसके फलस्वरूप अब दोनों अलग अलग जीवन अपना यापन करेंगे। इसी के साथ में उच्चतम न्यायालय ने भी ये भी निर्धारित किया कि जो 12 साल से अंतिम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं उसको स्थापित करके अंत में दोनों को अलग अलग रहने के लिए डिवोर्स की डिक्री पारित कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा लिया है, पूरा देख लिया है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी आशा के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।